स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मिज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का जो टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, what is the minimum number of days an individual must be present in India during the previous year to satisfy the first basic condition for residential status? अब आप सब जानते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की दो बेसिक कंडीशंस होती हैं, उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी होती है। तो इसमें हमसे फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही पूछी और फर्स्ट बेसिक कंडीशन होती है कि अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा कम से कम इंडिया में है एक साल में, तो उसे हम उस साल रेजिडेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 60 डेज, बी 90 डेज, सी 120 डेज और डी 182 डेज। तो करेक्ट आंसर है डी 182 डेज। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, मतलब ROR, resident and ordinarily resident in India if they satisfy at least one of the basic conditions and both of the additional conditions। ये तो है ही, रेजिडेंट आप बन जाते हो बेसिक में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करके, लेकिन रेजिडेंट बनने के बाद आपको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए दो एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी होती है। Which of the following is an additional condition? तो अब इसमें पूछा है कि इसमें से एडिशनल कंडीशन कौन सी है। तो वैसे एडिशनल कंडीशन कौन सी होती है? रेजिडेंट बनने के बाद पिछले 10 साल में, मतलब जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल हैं, उस 10 साल में कम से कम 2 साल में वो क्या होना चाहिए? इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए पर्सन। और दूसरा, पिछले 7 साल में कम से कम 735 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी कंडीशन दी हुई है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम एक बार। ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, ये तो बेसिक कंडीशन होती है लेकिन हमसे एडिशनल पूछी है। बी, प्रेजेंस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, ये जो है ये भी सेकेंड बेसिक कंडीशन है, तो ये आंसर भी नहीं है। सी, प्रेजेंस इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड्स 15 लाख रुपीज। तो ये जो है ये एक्चुअल में क्या है ना, ये एक्सेप्शन होता है कि जब कोई इंडियन सिटीजन या जब इंडिया छोड़ के जाता है नौकरी के लिए, या फिर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने के लिए आता है, तो उसके केस में ये कंडीशन लगती है और उसकी इंडियन सोर्सेज से अगर इनकम जो है, इंडिया से इनकम जो है उसकी 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वहां पे ये 120 डेज वाली बेसिक कंडीशन होती है। मगर ये भी बेसिक कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन नहीं है। तो बचता है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, जो कि दिया हुआ है, बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 years immediately preceding the relevant previous year। तो यही हमारी एडिशनल कंडीशन है कि पिछले 10 साल में से 2 साल वो कम से कम इंडिया में है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ नॉन रेजिडेंट इंडियन इज एन इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI या नॉन रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया but is not a resident as per the Income Tax Act. So under which of the circumstances an individual is considered as NRI? मतलब वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा इनकम टैक्स के हिसाब से। कब हम उसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे? क्योंकि इंडियन वर्ड लग गया, इसका मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स वो इस साल रेजिडेंट नहीं है। तो रेजिडेंट नहीं होने के लिए क्या है, बेसिक कंडीशन में से अगर उसने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं चारों ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर ए, द इंडिविजुअल हैज बीन अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 आउट ऑफ द 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये तो एडिशनल कंडीशन है। पॉइंट नंबर बी, द इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 years, ये सेकेंड बेसिक कंडीशन है। ठीक है,
द इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, अगर वो लेस देन 182 डेज है इस प्रीवियस ईयर में, तो फिर इसका मतलब क्या है कि उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की। जो बी पॉइंट था उसमें सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरी हो गई ना, 60 डेज वाली और 365 डेज वाली, इसका मतलब ये तो फिर रेजिडेंट बन जाएगा। और जो ए पॉइंट था वो तो आरओआर बनने के लिए एडिशनल कंडीशन है, वो नहीं देखनी। सी पॉइंट में है द इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड डज नॉट मीट द अदर बेसिक कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल इस साल 182 डेज से कम इंडिया में है। 182 डेज से कम है, इसका मतलब वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और साथ में लिखा है कि एंड डज नॉट मीट द अदर बेसिक कंडीशन, और वो दूसरी बेसिक कंडीशन भी नहीं कर रहा। तो यही आंसर है। फिर भी एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। द इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है तो इसका मतलब तो वो रेजिडेंट बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इसमें वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन और सेकंड बेसिक कंडीशन दोनों ही पूरी नहीं की है, तो वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म। तो फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वैसे वो रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट पे। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अ फर्म इज कैन बी अ रेजिडेंट बट कैन नॉट बी अ नॉन रेजिडेंट। ये तो गलत है, नॉन रेजिडेंट तो हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अ फर्म इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर होली सिचुएटेड इन इंडिया। तो वैसे यही आंसर सही होना चाहिए, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पूरी तरह से इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है। ये सही है, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अ फर्म इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मतलब कि अगर वो पार्टनरशिप फर्म का जो हेड ऑफिस है या फिर जहां पे वो रजिस्टर हुई है वो अगर इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है। नहीं, ये गलत है। बी, अ फर्म इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ रेजिडेंट इन इंडिया। ये भी गलत है, क्योंकि फर्म रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ फर्म इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर होली सिचुएटेड इन इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फॉर अ कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटर्मिन्ड बाय। अच्छा, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके जो ऑपरेशंस है, उसके जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि उसका मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो क्या लिखा है, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वैसे तो यही आंसर करेक्ट है, मैंने आपको बताया कि उसके इफेक्टिव मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका कंपनी रन कहां से हो रही है, उसका मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। दूसरा, लोकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के केस में मतलब सिर्फ वही है कि अगर एक इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा रेजिडेंट ही कहलाती है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे सिर्फ उतना डिपेंड करता है, लेकिन मेजरली वो डिपेंड करता है उसके प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पे। सी, वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी पे कभी भी रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड नहीं करता है। और डी, द नंबर ऑफ डेज इट्स डायरेक्टर्स आर इन इंडिया। डायरेक्टर्स कितने भी दिन इंडिया में हो उससे कंपनी पे कोई असर नहीं होता, उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मिस्टर शर्मा, a citizen of India, okay, leaves India for employment outside India on 2nd October 2023। तो ये मैंने आपको अभी पहले जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था उसमें भी बताया था कि जब इंडियन सिटीजन नौकरी के लिए बाहर जाता है ये एक्सेप्शन होती है बेसिक कंडीशंस की। तो बेसिक कंडीशन जो 182 डेज और 60 डेज वाली होती है वो दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है। लेकिन अगर एक इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाता है, इंडिया छोड़ के जाता है, तो उस साल हम यूजुअली सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखते, या सेकंड बेसिक कंडीशन में भी हम ये बोल सकते हैं कि जो 60 डेज था वो 60 डेज को हम 182 डेज कर देते हैं। तो इसीलिए वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो
पहली कंडीशन ही हमें सेटिस्फाई करनी होती है कि अगर वो 182 डेज इंडिया में है तो ही उसे रेजिडेंट मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। अब वैसे वो अक्टूबर 2 अक्टूबर को गया है, तो व्हाट विल बी हिज मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू बिकम अ रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के लिए उसे कितने दिन इंडिया में रुकना पड़ेगा? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, मतलब वो एक्सेप्शन में आ जाता है। और एक्सेप्शनल केस में हम सेकंड बेसिक कंडीशन का जो 60 डेज है वो नहीं देखते, हम 182 डेज देखते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 365 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज एंड ऑप्शन डी 182 डेज। तो करेक्ट आंसर है डी 182 डेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एओपी और बीओआई का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो इनका स्टेटस भी, ये रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। जनरली वो डिपेंड करता है उनके कंट्रोल और मैनेजमेंट पे। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है देयर रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमिन्ड बाय देयर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ देयर मेंबर्स। क्या उनका रेजिडेंशियल स्टेटस उनके मेंबर्स के रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, दे आर रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर्स आर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वैसे तो यही आंसर सही है कि अगर उनका कंट्रोल मैनेजमेंट थोड़ा भी इंडिया में है तो भी वो रेजिडेंट कहलाते हैं। अगर पूरी तरह से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर होता है तब वो नॉन रेजिडेंट बनते हैं। तो वैसे तो ये आंसर करेक्ट होना चाहिए, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दे आर ऑलवेज रेजिडेंट, ये तो गलत है। एंड ऑप्शन डी, दे आर ऑलवेज नॉन रेजिडेंट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है दे आर रेजिडेंट इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर्स आर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिस्टर खान एन इंडियन सिटीजन, तो अभी इंडियन सिटीजन की बात आ गई, और वो जो एक्सेप्शनल केस होता है उसमें इंडियन सिटीजन और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हो तो वो भी कवर होता है। तो मिस्टर खान एन इंडियन सिटीजन इज अ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, ठीक है। ही इज आउट ऑफ इंडिया फॉर 180 डेज इन द प्रीवियस ईयर। उस प्रीवियस ईयर में वो 180 डेज के लिए इंडिया से बाहर थे। फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग डेज इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउ आर हिज डेज स्पेंट ऑन अ कंटिन्यूअस जर्नी आउटसाइड इंडिया टू बी ट्रीटेड। मतलब जितने दिन वो इंडिया से बाहर रहे और रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए वो डेज को हम कैसे कंसिडर करेंगे, मतलब डेज काउंट करने के लिए कौन से डेज को हम इंक्लूड करते हैं या कौन से डेज को हम कंसिडर नहीं करते हैं, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। ऑल डेज स्पेंट आउटसाइड इंडिया आर इंक्लूडेड। आप बताओ रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए जो इंडिया के बाहर दिन गुजारता है पर्सन, वो इंक्लूड करते हैं कि एक्सक्लूड करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है ऑल डेज स्पेंट आउटसाइड इंडिया आर इंक्लूडेड। जो डेज वो इंडिया के बाहर है वो डेज को हमें काउंट नहीं करने होते, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। बी, ओनली द डेज स्पेंट ऑन इंडियन सॉइल आर कंसिडर्ड। सिर्फ जो डेज उसने इंडियन सॉइल, सॉइल मतलब सिर्फ लैंड, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने पढ़ा होगा सिर्फ लैंड नहीं, जो टेरिटोरियल वाटर्स भी है, जो इंडिया की बाउंड्री लेवल के बिल्कुल बाहर जो हमारा वाटर एरिया है वो भी इंडिया की बाउंड्री में ही काउंट होता है, इंडिया में ही काउंट होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे सॉइल वर्ड लिखा है, मतलब लैंड की बात हो रही है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑल डेज स्पेंट आउटसाइड इंडिया आर एक्सक्लूडेड। वैसे तो यही आंसर सही लग रहा है कि इंडिया के बाहर वो जितना भी टाइम है वो सब हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हाफ ऑफ द डेज स्पेंट आउटसाइड इंडिया आर एक्सक्लूडेड। हाफ ऑफ द डेज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इंडिया के बाहर वो जितने दिन है उसके आधे दिन हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब HUF अगर रेजिडेंट है, हाउ इज इट्स ऑर्डिनरली रेजिडेंट स्टेटस डिटरमिन्ड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि HUF अगर रेजिडेंट बन जाता है तो ROR बनने के लिए उसका जो कर्ता होता है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कौन मैनेज करता है? हेड ऑफ द फैमिली, मतलब कर्ता। तो जो कर्ता है अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो फिर HUF जो है वो
ROR बन जाती है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाती है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए, इफ द कर्ता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशंस, तो यही करेक्ट आंसर है कि कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। एक बार बाकी तीन भी देख लेते हैं। बी, इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर होली सिचुएटेड इन इंडिया, HUF के केस में कंट्रोल और मैनेजमेंट को नहीं देखा जाता, HUF के केस में कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। सी, इफ द कर्ता सेटिस्फाइज एटलीस्ट वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, नहीं ये भी गलत है क्योंकि कर्ता को दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। एंड डी, इफ द कर्ता सेटिस्फाइज द बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन जो है वो करने से तो रेजिडेंट बना जाता है, नॉन रेजिडेंट नहीं बनाता, ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं बना जाता। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, इफ द कर्ता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। फॉर अ कंपनी इफ इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, तो मतलब अगर एक कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब वो फॉरेन कंपनी है, इट विल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी मतलब यानी कि उसका जो हेड ऑफिस है वो आउट ऑफ इंडिया है, बाहर की कंपनी है, तो वो रेजिडेंट कब कहलाएगी इंडिया में? इस साल उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट कब कहलाया जाएगा? अगर उसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पे होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि वो रेजिडेंट कब कहलाया जाता है, मतलब एक कंपनी जो इंडिया के बाहर की कंपनी है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट कब बनता है, कब बनता है? अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पूरा इंडिया में होता है। तो इसीलिए मतलब वो इंडिया में होना चाहिए। बट अभी ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है पार्टली इन इंडिया, ऑप्शन सी आउटसाइड इंडिया, ऑप्शन डी होली इन इंडिया। तो वैसे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया होना चाहिए, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a resident individual who is not an ordinarily resident, मतलब रेजिडेंट तो है लेकिन वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है, मतलब कौन है वो? RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इज अ पर्सन who satisfies one of the basic conditions but fails to satisfy both of the additional conditions। मतलब एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है, मतलब रेजिडेंट है बट नॉट एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट, मतलब उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी होती है, एडिशनल कंडीशन नहीं की है। Who satisfies one of the basic condition but fails to satisfy both of the additional condition, ठीक है ये तो। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे हमसे RNOR का एग्जाम्पल पूछा है, तो देखते हैं ऑप्शन। पहला, एन इंडियन सिटीजन हु इज अ नॉन रेजिडेंट। एक बात बताओ, नॉन रेजिडेंट RNOR कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके लिए रेजिडेंट होना जरूरी है, ये गलत है। अ फॉरेन सिटीजन हु हैज बीन अ रेजिडेंट फॉर मोर देन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 में से 9 साल तक वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो 10 में से 9 साल तक अगर एक पर्सन रेजिडेंट है तो फिर वो मतलब RNOR वाली बात थोड़ी हो जाएगी, वो तो रेजिडेंट ही हो जाएगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर सी, एन इंडियन सिटीजन हु रिटर्न्स टू इंडिया आफ्टर बीइंग अ नॉन रेजिडेंट फॉर मेनी इयर्स एंड स्टेज फॉर 185 डेज। तो इंडियन सिटीजन, आपको पता है एक्सेप्शन के केस में कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो है वो इंडिया विजिट करता है तो उसको हम रेजिडेंट कब मानते हैं? अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे। तो यहाँ पे लिखा है कि वो 185 डेज से ज्यादा इंडिया में, वो 185 डेज के लिए इंडिया में है। इसका मतलब क्या है कि वो 182 डेज से ज्यादा है और वो इंडियन सिटीजन है, इंडिया आया है, विजिट कर रहा है, नॉन रेजिडेंट था, पहले बाहर ही रहता था। तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन है और यहाँ पे ये रेजिडेंट तो बनेगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनेगा क्योंकि पहले वो इंडिया में नहीं था। तो वैसे करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। अ फॉरेन सिटीजन हु केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में पहली बार आ रहा है तो उसके केस में तो वो रेजिडेंट कैसे बन जाएगा? करेक्ट, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, an Indian citizen who returns to India after being a non-resident for many years and stays for 185 days। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
An individual who is an Indian citizen or a person of Indian origin comes on a visit to India. तो एक इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है, तो विजिट करने आता है, ये आपको बताया था मैंने, एक्सेप्शनल सिचुएशन है. What is the minimum number of days of stay in India in the previous year to be a resident if their total income from sources other than foreign sources exceeds rupees 15 lakh. 15 लाख से ज्यादा अगर उनकी इंडिया से इनकम है और ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो वहां पे हम 182 डेज नहीं बल्कि 120 डेज देखते हैं. तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए 182 डेज, ऑप्शन बी 120 डेज, ऑप्शन सी 90 डेज एंड ऑप्शन डी 60 डेज. तो इसका करेक्ट आंसर है बी 120 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. मिस्टर ए इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर. What is the taxability of his income? तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ और सिर्फ इंडिया से कमाई हुई या इंडिया में रिसीव हुई इनकम ही टैक्सेबल होती है. बाहर की इनकम पे वो टैक्स नहीं देता. अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. नहीं, मैंने आपको बताया था कि बाहर की इनकम पे कभी भी नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना होता. तो ये गलत है. बी इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया. ये तो बिल्कुल गलत है. सी ऑल इनकम अर्न्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज टैक्सेबल इन इंडिया. गलत है. डी इनकम अर्न्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया बट इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया इज नॉट. तो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. मिस्टर सी इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, मतलब ROR है. What is the scope of his total income for tax purposes? तो टैक्स पर्पज के लिए उसका टोटल इनकम का स्कोप क्या है? वो एक ROR है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट पर्सन है. तो ROR के लिए आपको मैं बता दूं कि जितनी भी इनकम होगी उसकी, वो कहीं से भी अर्न करेगा, उसको अपनी सारी इनकम के ऊपर, पूरी ग्लोबल इनकम के ऊपर उसे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है. तो देखते हैं ऑप्शन. पहला ऑप्शन है इनकम अर्न्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो इनकम अर्न एनीवेयर इन द वर्ल्ड मतलब ग्लोबल इनकम, तो यानी कि करेक्ट आंसर है. बी इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया ओनली इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया. तो बाहर की इनकम ही पे ही उसे टैक्स देना पड़ेगा. ये तो गलत है. वैसे तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था, बट हम सिर्फ बाकी के ऑप्शन देख रहे हैं. सी ओनली इनकम अर्न्ड इन इंडिया, ये भी गलत है. डी इनकम अर्न्ड इन इंडिया एंड इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. आउटसाइड इंडिया की सारी इनकम पे टैक्स लगता है, ना कि सिर्फ जिसका कंट्रोल इंडिया से हो. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए इनकम अर्न्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो 1961 एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर तो वही ईयर होता है जिस साल की इनकम पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, या जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम देखते हैं, या फिर वो ईयर जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर होता है. असेसमेंट ईयर में हम टैक्सेबल इनकम को असेस करते हैं और प्रीवियस ईयर की इनकम पर ही हम इनकम टैक्स कितना बनेगा वो हम असेस करते हैं. तो देखते हैं ऑप्शन क्या है. फर्स्ट द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यही करेक्ट आंसर है. पर एक बार आगे देख लेते हैं. द कैलेंडर ईयर इमीडिएटली, कैलेंडर ईयर तो टैक्स में कंसिडर ही नहीं करते, ये तो गलत है. सी एनी फाइनेंशियल ईयर दैट द टैक्स पेयर चूजेस, ये भी गलत है. डी द कैलेंडर ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, तो ये भी गलत है. करेक्ट आंसर है ए द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. क्वेश्चन नंबर 16. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज डिफाइंड एज अ पर्सन. वैसे इंडियन ओरिजिन का पर्सन कौन होता है? जो या तो खुद इंडिया में जिसका जन्म हुआ हो, अगर मान लो पर्सन इंडिया में उसका जन्म नहीं भी हुआ लेकिन उसके पेरेंट्स में से, मतलब मदर या फादर में से कोई भी अगर इंडिया में उनका बॉर्न हुए हैं तो भी वो इंडियन ओरिजिन का माना जाता है. और अगर मान लो पेरेंट्स भी इंडिया में नहीं हुए लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स, एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो वो भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का माना जाता है. लेकिन हाँ, इंडियन ओरिजिन, इंडिया मतलब डिवाइडेड इंडिया, मतलब अगर हम बात करें कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो है वो 1935 में हुआ था, लेकिन वो हुआ था लाहौर में,
लाहौर मतलब पाकिस्तान। लेकिन 1935 1947 से पहले तो पाकिस्तान भी इंडिया ही था। तो इसीलिए जो इंडिया होना चाहिए वो अनडिवाइडेड इंडिया होना चाहिए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज डिफाइंड एज अ पर्सन और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वाज बोर्न इन। पहला ऑप्शन है अनडिवाइडेड इंडिया, यही करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं। एनी कंट्री इन एशिया, नो। सी, इंडिया एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नो। द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 15 अगस्त 1947, नो। इसका करेक्ट आंसर है ए, अनडिवाइडेड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडियन कंपनी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट ही होती है। अगर वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया में है तो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हम बाहर का ऑप्शन ही नहीं है अवेलेबल, वो हमेशा रेजिडेंट ही कहलाएगी। तो इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ए, इट इज ऑलवेज नॉन रेजिडेंट, नहीं ये गलत है। बी, इट इज अ रेजिडेंट if it is not an Indian company and its place of effective management is in India। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि पर बात ही इंडियन कंपनी की हो रही है। सी, इट इज अ रेजिडेंट ओनली इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया, नो। करेक्ट आंसर है डी, इट इज ऑलवेज अ रेजिडेंट। तो इसीलिए सही आंसर है कि इंडियन कंपनी हमेशा क्या होती है, रेजिडेंट होती है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। In the case of a partnership firm, its residential status is determined by। तो आपको मैंने बताया था पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट पे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इट्स पार्टनर्स। बी, लोकेशन ऑफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यही है। सी, इट्स टोटल टर्नओवर एंड डी, इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, द लोकेशन ऑफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 19। A person who is resident but not ordinarily resident is taxed on। RNOR को कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। RNOR को जो इनकम उसने इंडिया में रिसीव की है या अर्न की है उस पर टैक्स देना होता है, प्लस बाहर की इनकम पे उसे तब टैक्स देना होता है अगर वो बिजनेस जो बाहर उसने कमाया है जहां से, उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। A, only income that accrues or arises is in India, no. B, global income, नहीं, पूरी इनकम पे नहीं देना होता उसे। C, income received in India and income from a profession outside India, ये भी नहीं है। D, income that accrues or arises in India and income from a business controlled or profession set up in India। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20। An individual who is a citizen of India and leaves India during the previous year for the purpose of taking up employment outside India। मतलब एक सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, इंडिया छोड़ के जा रहा है बाहर नौकरी के लिए। आपको बताया था एक्सेप्शन के अंदर कवर होता है ये, और उसके केस में हम 182 डेज वाली कंडीशन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि must have stayed in India for how many days to be considered a resident। Option A, none of the above. Option B, 182 days or more. Option C, 60 days or more. और option D, 120 days। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, 182 days or more। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। What is the meaning of control and management? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है जहां से डिसीजन लिया जाता है, जहां से मतलब जहां पे दिमाग लगा के, माइंड लगा के कोई भी डिसीजन लेते हैं उसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब जहां पे भी किसी बिजनेस का हेड एंड ब्रेन होता है उसे हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोलते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए, द लोकेशन वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स आर हेड। बी, द लोकेशन वेयर डे टू डे ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, वो तो कहीं भी हो सकते हैं। सी, द लोकेशन वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, नो। डी, द हेड एंड ब्रेन ऑफ बिजनेस। तो ये है करेक्ट आंसर, द हेड एंड ब्रेन ऑफ बिजनेस, मतलब जहां से डिसीजंस लिए जाते हैं। क्वेश्चन 22। अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हैज बीन अ नॉन रेजिडेंट फॉर हाउ मेनी ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले 10 साल में कितने साल वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट कम से कम 2 साल होना चाहिए, इसका मतलब नॉन रेजिडेंट जो है वो
8 साल होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स नहीं, नॉन रेजिडेंट पूछा है, रेजिडेंट नहीं। 5 out of 10 years, no. 7 out of 10 years, no. Right answer is B, at least 8 out of 10 years. Next question 23. What is the residential status of a local authority? देखो local authority क्या है, जो अपने यहाँ की इंडिया की अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, ये सब लोकल अथॉरिटीज होती है। लोकल अथॉरिटी हमेशा रेजिडेंट ही होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए इट इज रेजिडेंट इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट की बात ही नहीं आती यहाँ पे। B, it is always non-resident, गलत है। C, its residential status is not defined, गलत है। D, it is always resident. The correct answer is it is always resident. Question 24. An individual who is a citizen of India and a crew member of a foreign ship. अच्छा, यहाँ पे crew member of a foreign bound Indian ship, ठीक है, इंडियन शिप का crew member है और citizen of India है, is outside India for more than 182 days year in the previous year. What will be his residential status? अब एक बात बताओ, कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा तो वो इंडिया में होना चाहिए। अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया के बाहर है तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में होते हुए भी 182 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, इंडिया में नहीं है, तो इसीलिए वो नॉन रेजिडेंट होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, गलत है। बी नॉन रेजिडेंट, तो वैसे तो यही करेक्ट आंसर है। सी में ROR बोला है और फोर्थ में बोला है रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ हिज फैमिली, पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, नॉन रेजिडेंट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 25। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट होती है, बट अदर देन इंडियन कंपनी के केस में आपको मैंने बताया था, तो डिपेंड करता है उसके प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पे। तो यहाँ लिखा भी है इज डिटर्मिन्ड बाय, क्या है? ऑप्शन ए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, गलत है। बी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यही करेक्ट आंसर है। सी बोल रहा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डी टोटल एसेट्स, नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज बी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो ये थे रेजिडेंशियल स्टेटस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।